आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी घटना के हर एक पहलू को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा और वैश्विक अर्थशास्त्र दोनों को एक ही झटके में हिला के रख दिया है। और इस वक्त इस टेबल पर न्यूज़ रिपोर्ट्स, विकिपीडिया के ताज़ा अपडेट्स, थिंक टैंक रिपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसीज के दस्तावेज और दुनिया भर के आर्थिक विश्लेषणों का एक बहुत ही बड़ा और जटिल स्टैक रखा हुआ है। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा ढेर नहीं है। हाँ, आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मिशन बहुत ही साफ है। हमें अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए उस संयुक्त सैन्य हमले को समझना है और इसके साथ ही इस हमले के बाद पूरी दुनिया में मचे भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल और आर्थिक तहलके की एक साफ तस्वीर बनानी है। ये कोई आम खबर नहीं है। वही तो, ये एक ऐसा भूचाल है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक महसूस की जाएगी। और अगर हम इन तमाम सोर्सेज और दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ है। हम दशकों से इस क्षेत्र में तनाव, प्रॉक्सी वॉर्स और धमकियां देखते आए हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने पिछले सारे समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। वही, ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करती हूँ 28 फरवरी 2026 की उस सुबह से जिसने दुनिया को एक नए युद्ध के कगार पर ला खड़ा कर दिया। इन सोर्सेस के अनुसार अमेरिका ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया, जबकि इजराइल ने इसे ऑपरेशन रोरिंग लायन या हिब्रू भाषा में शागतहारी कहा। ये कोई सांकेतिक हवाई हमला नहीं था। बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस हमले में इजराइल के 200 से ज्यादा लड़ाकू जेट्स और अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का एक साथ इस्तेमाल किया गया और इन विमानों ने 14 से भी ज्यादा भारी भरकम बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। इस ऑपरेशन के टारगेट्स बहुत ही सटीक थे। तेहरान, इस्फहान, कोम, कराज और करमानशाह के बेहद सुरक्षित सैन्य और परमाणु ठिकाने। इसके अलावा प्राचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ माने जाने वाले खर्ग आइलैंड ऑयल टर्मिनल पर भी भीषण बमबारी की गई। तो जरा इन हथियारों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इनका इस्तेमाल क्यों किया गया। हाँ, हथियारों का ये चयन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की खासियत ये होती है कि वे दुश्मन के रेडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आते, यानी वे अदृश्य होकर हमला कर सकते हैं। और जहां तक बंकर बस्टर बॉम्बों की बात है तो सुनने वालों के लिए जानना दिलचस्प होगा कि ये कोई आम बॉम्ब नहीं है जो जमीन पर गिरते ही फट जाते हैं। मतलब ये थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। जी हाँ, ये खास तौर पर डिजाइन किए गए बॉम्ब होते हैं जो किसी ड्रिल मशीन की तरह जमीन या मोटी कंक्रीट की परतों को चीरते हुए गहरे अंडरग्राउंड बंकरों तक पहुंचते हैं और फिर वहां जाकर जबरदस्त धमाका करते हैं। असल में ईरान के ज्यादातर संवेदनशील परमाणु और सैन्य ठिकाने पहाड़ों के नीचे या जमीन में बहुत गहराई में बनाए गए। इसीलिए 14 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल ये साफ दिखाता है कि टारगेट सिर्फ सतह को नुकसान पहुंचाना नहीं था, ईरान की जमीनी गहराइयों में छिपी क्षमताओं को जड़ से खत्म करना था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस हमले की टाइमिंग और सटीकता बहुत ही अचूक थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और अन्य खुफिया सोर्सेज के अनुसार ये हमला दिन के उजाले में किया गया। लेकिन ये दिन दहाड़े हुआ? बिल्कुल, और CIA से मिली सटीक खुफिया जानकारी की मदद से इजराइल ने तेहरान के एक बेहद सुरक्षित माने जाने वाले कंपाउंड पर सीधे 30 बॉम्ब गिराकर उसे पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। इस कंपाउंड में उस वक्त एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी। और इसी हमले में 86 वर्षीय सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई। ये सच में एक बहुत बड़ा झटका था और अब बात सिर्फ सुप्रीम लीडर तक ही सीमित नहीं रही। इन इंटेल रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि की गई है कि उनकी बेटी, दामाद और पोते की भी इस हमले में जान चली गई। हाँ, और सिर्फ परिवार ही नहीं, इस एक हमले का जो सबसे बड़ा कूटनीतिक और सैन्य असर हुआ है वो ईरान के नेतृत्व के खत्मे के रूप में सामने आया है। सोर्सेज के मुताबिक इस हमले में ईरान के 40 से अधिक शीर्ष अधिकारी और सैन्य कमांडर मारे गए हैं। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली शामखानी, सशस्त्र बलों के प्रमुख अब्दुल रहीम मोसावी, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के ग्राउंड फोर्सेस कमांडर मोहम्मद पाकपूर और खुद ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे। ओह, एक मिनट, अगर हम इस लिस्ट को देखें तो ये ऐसा है जैसे किसी देश के पूरे नर्वस सिस्टम को एक ही दिन में पैरालाइज कर दिया गया हो।
रक्षा मंत्री से लेकर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर तक सब एक साथ खत्म हो गए। सही कहा, एक झटके में ईरान का पूरा टॉप कमांड खत्म हो गया। ये सिर्फ एक सैन्य नुकसान नहीं है, ये एक ऐसा शून्य है जिसे भरना ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर हम उनके परमाणु कार्यक्रम की बात करें तो CIA के ताज़ा आकलन के अनुसार ईरान के परमाणु ठिकानों को इतना भारी नुकसान पहुंचा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कम से कम 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया गया है। यानी जिस खतरे को लेकर इजराइल और अमेरिका सालों से चेतावनी दे रहे थे, उसे उन्होंने कुछ ही घंटों में बेअसर करने की कोशिश की है। नेतृत्व के इस अचानक खत्मे ने ईरान के अंदर एक अभूतपूर्व शक्ति का शून्य, जिसे हम पावर वैक्यूम कहते हैं, पैदा कर दिया। अब अगर हम ईरान के अंदरूनी हालात की तरफ देखें, जो कि इन रिपोर्ट्स में लिखा है, तो सोर्सेज में बहुत ही विरोधाभासी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ ईरान की सरकारी मीडिया ने काले झंडों के साथ अयतुल्ला खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि की और पूरे देश में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि तेहरान की सड़कों पर कुछ नागरिक इस मौत का जश्न मनाते हुए भी देखे गए हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। ये तो साफ दिखाता है कि समाज अंदर से कितना बटा हुआ है। बिल्कुल, ये विरोधाभास ही ईरान की वर्तमान जमीनी हकीकत है। एक तरफ वो कट्टर समर्थक हैं जो 40 दिन का शौक मना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो युवा और असंतुष्ट नागरिक हैं जो पिछले कई सालों से इस शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और इस जश्न या शोक से पहले इस खबर की पुष्टि का तरीका भी बहुत अप्रत्याशित था। हाँ, वो सोशल मीडिया वाली बात है ना। जी, आयतुल्ला खमैनी की मौत की सबसे पहली पुष्टि ईरान की सरकारी मीडिया ने नहीं की थी, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए की थी। इसके बाद जाकर ईरान के अंदर आधिकारिक बयान आए। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े नेतृत्व संकट के बीच ईरान का प्रशासन आखिर चल कैसे रहा है? मतलब बिना सुप्रीम लीडर के तो वहाँ का पूरा ढांचा ही रुक जाना चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ईरान के संविधान के आर्टिकल 111 का इस्तेमाल किया गया है। ये आर्टिकल ऐसे ही संकट के समय के लिए बनाया गया था। इसके तहत तुरंत एक अंतरिम नेतृत्व परिषद यानी प्रोविजनल लीडरशिप काउंसिल, इसका गठन किया गया है। ये एक तरह की अस्थायी व्यवस्था है। समझ रही हूँ। इस परिषद में कौन कौन लोग शामिल हैं? इस परिषद में 3 मुख्य लोग शामिल हैं। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियां, न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई और गार्डियन काउंसिल के अली रेजा अराफी। ये तीनों मिलकर फिलहाल पर्दे के पीछे से देश का प्रशासनिक ढांचा टूटने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था यानी स्टॉप गैप है। अगला स्थायी सुप्रीम लीडर कौन होगा, ये तो एक बहुत बड़ी रेस होगी। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये जिम्मेदारी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की है। उत्तराधिकारी की इस रेस में 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम है आयतुल्ला खामेनी के बेटे मुज्तबा खामेनी का, दूसरा नाम अली रेजा अराफी का है और तीसरा नाम हशेम हुसैनी बुशहरी का है। और इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल का विश्लेषण करते हुए एक बात बहुत साफ उभर कर आती है। इस संयुक्त हमले का मुख्य उद्देश्य केवल परमाणु ठिकानों को नष्ट करना नहीं था, बल्कि साफ तौर पर रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन था। मुज्तबा खामेनी का नाम आगे जरूर है, लेकिन लोगों के बीच उसका भारी विरोध है, क्योंकि इसे वंशवाद के रूप में देखा जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये अंतरिम परिषद शांतिपूर्वक नया सुप्रीम लीडर चुन पाएगी, या फिर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC इस पावर वैक्यूम का फायदा उठाकर देश में प्रत्यक्ष सैन्य शासन लागू कर देगी। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ईरान इस इतने बड़े हमले और अपने नेतृत्व के खत्मे के बाद चुपचाप बैठा नहीं रहा। उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। सोर्सेस के अनुसार ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों यानी GCC देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद ड्रोन्स की बारिश कर दी। इस पलटवार का दायरा बहुत विस्तृत था, कोई छोटा मोटा पलटवार नहीं। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट के मुख्यालय पर मिसाइलें दागी। कतर के अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। और इसके अलावा कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और सऊदी अरब में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए। यहाँ तक कि भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में साइप्रस के अंदर मौजूद
ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर भी ईरानी मिसाइलें गिरने की रिपोर्ट सामने आई है। और इस हमले का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं रहा, इसमें आम नागरिकों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ड्रोन्स के मलबे गिरने से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा और दुबई के मशहूर बुर्ज अल अरब होटल पर भी मलबा गिरा। पूरे इलाके में कमर्शियल उड़ानें रद्द कर दी गईं। और यहाँ एक बहुत ही आम लोगों से जुड़ी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जैसी हस्तियां भी इस हवाई हमले और उड़ानों के रद्द होने के कारण दुबई में ही फंस गईं। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है। क्या सवाल? अगर ईरान को जवाब देना ही था तो उसने 2025 की तरह अपने सारे ड्रोन्स और मिसाइलें एक ही बार में क्यों नहीं दाग दी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको समझने के लिए हमें सैन्य रणनीति को देखना होगा। मिलिट्री एनालिस्ट्स ईरान की इस मौजूदा रणनीति को टोटल डेटरेंस और कैलिब्रेटेड एस्केलेशन कह रहे हैं। देखिए, 2025 में ईरान ने एक ही बार में अपने सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें दाग दी थी, जिन्हें आसानी से इंटरसेप्ट यानी हवा में ही रोक लिया गया था। ईरान ने उस गलती से सीखा है। तो इस बार उन्होंने तरीका बदल दिया है? हाँ, इस बार वे छोटे छोटे चरणों में यानी वेव्स में हमले कर रहे हैं। इसके दो फायदे, एक तो उनका मिसाइलों का कीमती स्टॉक जल्दी खत्म नहीं होगा, और दूसरा ये अमेरिका और खाड़ी देशों के डिफेंस सिस्टम पर लगातार एक मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव बनाए रखेगा। इसी रणनीति के तहत यमन के हौथी विद्रोहियों ने भी लाल सागर यानी रेड सी में व्यापारिक जहाजों पर अपने हमले फिर से बहुत तेज कर दिए हैं, ताकि वैश्विक व्यापार को बाधित किया जा सके। और इस लाल सागर के व्यापारिक मार्ग से जुड़ी इस रुकावट के बाद अब बात करते हैं दुनिया के सबसे क्रिटिकल समुद्री रास्ते की। इस रिपोर्ट को पढ़कर लग रहा है कि ये ईरान का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार माना जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ हॉर्मुज जलदमरुद्ध की, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। मैरीटाइम रिपोर्ट्स बता रही हैं कि IRGC की नेवी ने हॉर्मुज जलदमरुद्ध से किसी भी व्यापारिक जहाज के गुजरने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और अर्थशास्त्र और वैश्विक व्यापार के नजरिए से ये सबसे डरावना परिदृश्य है। चलिए इन आर्थिक आंकड़ों को गहराई से समझते हैं। हॉर्मुज जलदमरुद्ध कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। इसे आप वैश्विक ऊर्जा की जुगुलर वेन यानी मुख्य नस कह सकते हैं। सुनने वालों के लिए इसका स्केल समझना जरूरी है। यहाँ से पूरी दुनिया का 20 से 25% समुद्री तेल रोजाना गुजरता है, जो कि लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल प्रतिदिन होता है। बाप रे, 20 से 21 मिलियन बैरल हर रोज? वही। और इसके अलावा दुनिया का 20% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी यहीं से जाता है। अब सवाल उठता है कि इस ऊर्जा आपूर्ति पर सबसे ज्यादा निर्भर कौन है? एशिया के बड़े देश। चीन अपने कुल आयात का 33% यहीं से मंगाता है। भारत 13% मंगाता है और जापान तथा दक्षिण कोरिया भी इसके बहुत बड़े खरीदार हैं। इन आंकड़ों को सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस रास्ते के बंद होने का आम आदमी के जीवन पर क्या असर होगा। अगर ये जुगुलर वेन कटती है या कुछ हफ्तों के लिए भी दब जाती है, तो इसका सीधा असर पेट्रोल पंप से लेकर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ेगा। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके बंद होने से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें तुरंत उछलकर $120 से लेकर $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। बिल्कुल, और शिपिंग इंडस्ट्री तो पहले ही घबराई हुई है। हाँ, इन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक समुद्री जहाजों के इंश्योरेंस प्रीमियम पहले ही 200 से 400% तक बढ़ चुके हैं। अगर ये रास्ता बंद रहा तो पूरी दुनिया में भयंकर महंगाई आएगी और स्टैगफ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाएगी। लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि स्टैगफ्लेशन का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां एक तरफ आर्थिक विकास पूरी तरह रुक जाता है, नौकरियां जाने लगती हैं, और दूसरी तरफ महंगाई आसमान छूने लगती है। मतलब एक आम इंसान के लिए सबसे बुरी स्थिति। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि युद्ध का एक बड़ा मानवीय संकट भी है। इस युद्ध का असर आम जनता पर क्या पड़ रहा है, इसे समझने के लिए हमें इजराइल की आंतरिक रिपोर्ट पर ध्यान देना होगा। एक तरफ इजराइल की आक्रामक सैन्य क्षमता इतनी मजबूत है कि वो ईरान के अंदर घुसकर उनके नेतृत्व को खत्म कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के स्टेट कंट्रोलर नेतन्याहू इंगलमैन की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने इजराइल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों की पोल खोल दी है। हाँ, मैंने वो रिपोर्ट देखी है। उस रिपोर्ट के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। उसके मुताबिक आज भी इजराइल में 32 लाख नागरिक,
यानी 3.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास मिसाइल हमले के दौरान छिपने के लिए कोई मानक यानी स्टैंडर्ड शेल्टर ही नहीं है। ये कोई छोटी संख्या तो नहीं है। वही तो, ये एक बहुत बड़ा संकट है ग्राउंड लेवल पर। और इसके अलावा 4,66,000 से ज्यादा छात्र ऐसे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं जहां हवाई हमलों से बचने के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं है। और इसमें सबसे चिंताजनक बात ये लगी मुझे कि देश के अस्पतालों के आधे से ज्यादा बेड्स ऐसे इलाकों में हैं जिन्हें सुरक्षित नहीं माना जा सकता। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी इस हमले को लेकर भारी राजनीतिक घमासान मच गया है। अमेरिकी राजनीति में इस वक्त एक गहरी दरार आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये इतना बड़ा युद्ध बिना अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व मंजूरी के छेड़ दिया है। इसे लेकर डेमोक्रेट्स तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी कड़े स्वर उठ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रिपब्लिकन नेता मार्जरी टेलर ग्रीन ने सार्वजनिक रूप से इस एक तरफा हमले की निंदा की है। और सिर्फ नेता ही नहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ इस पूरी स्थिति की तुलना इराक और वियतनाम युद्ध से कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी प्रशासन ने बिना विस्तृत चर्चा ऐसे एक तरफा सैन्य फैसले लिए हैं तो उसके परिणाम दशकों तक भुगतने पड़े हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर युद्ध शक्तियों यानी वॉर पावर्स को लेकर एक नई और तीखी बहस छिड़ गई है कि क्या एक राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के देश को इतने बड़े युद्ध में धकेल सकता है। सही बात है। और सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त एक गहरे कूटनीतिक संकट में फंसी हुई है। वैश्विक प्रतिक्रियाओं यानी ग्लोबल रिएक्शंस को देखें तो दुनिया स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। तीसरे विश्व युद्ध जैसी बयानबाजी तेज हो गई है और हर देश अपने भू राजनीतिक हितों के हिसाब से बयान दे रहा है। ठीक है, चलिए इस वैश्विक बंटवारे को निष्पक्ष रूप से सामने रखते हैं। सबसे पहले उन देशों की बात करते हैं जिन्होंने इस हमले से दूरी बनाई है या संयम बरतने की बात की है। इन फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने स्पष्ट किया है कि यूरोप इस हमले में शामिल नहीं था। हालांकि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही हमले में शामिल होने से इनकार किया है। दूसरी तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई ने अमेरिकी और इजरायली हमले का खुलकर समर्थन किया है। इसके विपरीत अगर हम विरोध के स्वरों को देखें तो रूस और चीन की प्रतिक्रियाएं बेहद कड़ी रही हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्जी लावरोव, साथ ही चीन ने इस संयुक्त हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी यूएन चार्टर का सीधा उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि ये एक संप्रभु राष्ट्र पर उकसावे रहित सैन्य आक्रामकता यानी अनप्रोवोक्ड आर्म्ड अग्रेशन है। कूटनीतिक रूप से एक और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया ओमान की रही है। हाँ, ओमान का रोल यहाँ दिलचस्प है। बिल्कुल, क्योंकि ओमान जो लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करवाता रहा है, उसने इस हमले पर गहरी निराशा यानी डिस्मे व्यक्त की है। और अगर हम क्षेत्रीय तनाव की बात करें तो यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों की स्थिति बहुत जटिल हो गई है। देखिए, उन्होंने अपनी जमीन से ईरान पर हमला होने देने से साफ इनकार किया था। इसके बावजूद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में उनके यहाँ मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अब इस पर यूएई और सऊदी अरब ने ईरान की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसके बहुत गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। कुल मिलाकर दुनिया इस समय एक बारूद के ढेर पर बैठी है। सही कहा, कूटनीतिक बिसात पर हर देश अपनी गोटियां बिठा रहा है, लेकिन एक गलत कदम इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसे महायुद्ध में धकेल सकता है जिसे रोक पाना किसी के भी बस में नहीं होगा। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत अध्ययन और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को समेटें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है कि एक बेहद सटीक और अचूक सैन्य हमले ने रातों रात ईरान के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और इसके जवाब में ईरान ने कैलिब्रेटेड एस्केलेशन के तहत पूरे मध्य पूर्व को मिसाइलों और ड्रोन्स की आग में झोंक दिया है। हॉर्मुज़ जलदमर मध्य के बंद होने की आशंका ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें अटका दी हैं और महंगाई का डर हर आम इंसान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में युद्ध शक्तियों को लेकर भूचाल आ गया है और पूरी दुनिया स्पष्ट रूप से खेमों में बट गई है। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल और आर्थिक सिस्टम को जड़ से हिला देने वाला एक जबरदस्त झटका था। वेपिन तमाम विश्लेषणों और सोर्सेस के आधार पर इस गहन अध्ययन का अंत मैं एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहूंगा, जिस पर शायद अभी वैश्विक समुदाय का ध्यान पूरी तरह से नहीं गया है। तो वो क्या सवाल है? सवाल ये है कि अगर ईरान का मौजूदा शासन इस चौतरफा हमले और अंदरूनी बगावत के बाद पूरी तरह से ढह जाता है और देश में कोई एक केंद्रीय शक्ति या सरकार नहीं बचती, तो ईरान के उन अत्यधिक संवर्धित यानी हाईली एनरिच्ड परमाणु पदार्थों और हथियारों का क्या होगा जो अब भी उन क्षतिग्रस्त परमाणु ठिकानों के मलबे में दबे पड़े हैं? क्या इस व्यापक अराजकता और पावर वैक्यूम में वो घातक परमाणु सामग्री किसी चरमपंथी प्रॉक्सी समूह, आतंकवादियों या हथियारों के तस्करों के हाथ नहीं लग सकते? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक शासन का गिरना तो समझ आता है, लेकिन उसके पीछे छूट जाने वाले हथियारों का क्या होगा? ये इस संकट की गंभीरता का एक बिल्कुल नया और डरावना आयाम दिखाता है। इन सारे जटिल पहलुओं और विस्तृत सोर्सेस पर आधारित आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों के लिए ये जानना और समझना बहुत दिलचस्प रहा होगा कि कैसे एक रात के फैसले दुनिया का इतिहास बदल देते हैं। लोगों के मन में इस विषय को लेकर कई सवाल होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इन फैक्ट्स को सुनने के बाद लोग इस विषय पर खुद भी और अधिक जानने और सोचने के लिए प्रेरित होंगे। इस गहन अध्ययन में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।